नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर की श्रेणी की एक और घटना है। ऐसा अपराध या ऐसी हत्या जिसके बारे में हत्या के तुरंत बाद किसी को कुछ भी पता नहीं था। किसने किया होगा, क्यों किया होगा, कहाँ किया होगा, कब किया होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बात दिल्ली की है। मार्च 2011 को 22 वर्षीय एक व्यक्ति दक्षिणी दिल्ली के समालखा गांव से गायब हो गए। उनके पिता जय भगवान तीसरे दिन थाने पर पहुंचे और ये बताया कि हमारा बेटा रवि, जिसकी उम्र 22 साल है, वो गायब हो गया। मुझे उसकी पत्नी, जो अभी नई शादी हुई थी, और उसके भाई पर शक है। मुझे यह बताया गया कि उसकी पत्नी आई थी, किसी बात पर नाराज होकर चली गई और उसके बाद से ही मेरा बेटा गायब है। जय भगवान ने कहा कि मेरी तमाम मिन्नतों के बाद भी पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी लिखी। उसके कई दिनों बाद जब कुछ भी पता नहीं लगा तो पुलिस ने उसे अपहरण में तरमीम कर दिया। धारा 363-64 लगाई होगी आईपीसी की। और वो तब भी कहता रहा कि मेरी बहू, जो अभी बिल्कुल नई आई है, और उसके भाई से सख्ती से पूछताछ की जाए, लेकिन पुलिस के कान पे जूं नहीं रेंगी। जय भगवान अक्टूबर 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय गए और उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि साहब, मेरा बेटा गायब है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, और मेरी शंका फला फला पे है, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट ने आदेश किया कि ये मामला जो गुमशुदगी का है, जिसे आपने बाद में किडनैपिंग में कन्वर्ट किया है, तरमीम किया है, उसकी जांच क्राइम ब्रांच करेगी और हाई कोर्ट उसकी प्रोग्रेस है उसकी समीक्षा करेगी। तब पुलिस थोड़ा थोड़ा हरकत में आई। इस बीच में हत्या के करीब 8-10 महीने हो गए थे। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने गुमशुदा रवि की पत्नी शकुंतला से, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष थी, उससे पूछताछ शुरू की। उसके भाई राजू से भी पूछताछ शुरू की। फिर चूंकि हाई कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी थी, तो उन्होंने कहा साहब, हम इनका नार्को टेस्ट कराएंगे, ये सही नहीं बता रही हैं, हम इनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराएंगे। जांच अधिकारी बदलते रहे क्राइम ब्रांच के। शकुंतला और एक व्यक्ति कमल, जिसके ऊपर आरोप था, जिसका शकुंतला के ससुराल में आना जाना था, और शकुंतला के भाई राजू, इन तीनों का पॉलीग्राफ टेस्ट 2012 में पुलिस ने करवाया, दिल्ली पुलिस ने। और शकुंतला और राजू और कमल तीनों ही पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ भी इनसे हासिल नहीं हुआ। पुलिस
कि जो एसीपी थे का नाम, जो ये जांच कर रहे थे, जॉय तिर्की भी हैरान थे कि पॉलीग्राफ टेस्ट से कुछ नहीं पता लग रहा और इस घेरे के बाहर की कहीं की बात नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट में को ये सक्सेसफुली पास करने के बाद 2 साल बाद 2014 में फिर जब हाई कोर्ट में घेराबंदी हुई तो पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई किया। नार्को टेस्ट का ये प्राविधान है कि नार्को टेस्ट जिसका किया जाना है, जब तक वो सहमति नहीं देता तब तक नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट में तीनों ने मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार के नार्को टेस्ट को नहीं कराएंगे, इसमें जान का खतरा है, ये है वो है, दुनिया भर की बात जो वकील बनाकर देते हैं। फिर पुलिस जहां की तहां नार्को टेस्ट से भी मना कर दिया। नवंबर 2017 में पुलिस ने एक और तरीका निकाला कि हम साहब इनका साइकोलॉजिकल परीक्षण कराना चाहते हैं साइकोलॉजिस्ट के एक स्पेशल टीम से। शकुंतला को जैसे ही पता लगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने के लिए साइकोलॉजिस्ट की एक टीम तैयार है और पुलिस अब इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी, शकुंतला भाग गई। कमल और राजू, कमल के बारे में मैं बता दूं कि कमल और शकुंतला का, कमल का पूरा नाम कमल सिंगला था। इसकी उम्र थी करीब 31 साल। कमल सिंगला और शकुंतला के बीच में प्रेम संबंध हो गए। शकुंतला के माता पिता इस संबंध के बुरी तरह खिलाफ थे और उन्होंने जल्दी ही रवि नाम के एक टैक्सी ड्राइवर से उसकी शादी कर दी। शकुंतला शादी के बाद ससुराल रवि के यहाँ गई, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही लौट आई। जब वो लौट के आई तो फिर कमल सिंगला का उसके यहाँ आना जाना हो गया और उस बीच में जब कभी 1-2 दिन के लिए घर वालों ने बहुत प्रेशराइज किया और शकुंतला अपने ससुराल रवि के पास गई तो रवि साथ में लेकर गया। घर नहीं गया ताकि कोई पहचाने नहीं, लेकिन गांव के बाहर उसको छोड़कर और वहां से चला आया। तो कमल और रवि इन दोनों को साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए राजी कर लिया गया। साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे। कमल को इस बात का भरोसा था कि जब हम झूठ पकड़ने वाली मशीन यानी पॉलीग्राफी टेस्ट से साफ निकल आए हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हमारे क्या कर लेंगे। जॉय तिर्की बताते हैं कि जब डिटेल इनसे पूछताछ साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से हुई तो उससे इस तरह के संकेत मिलने लगे कि रवि अब जिंदा नहीं है, उसकी हत्या हो गई है और हत्या में शकुंतला और कमल का हाथ है। हालांकि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या इस तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट ये एडमिसिबल नहीं होते हैं कोर्ट में एज एविडेंस, लेकिन पुलिस विवेचना की दिशा तय करने के लिए ये सब टेस्ट कराया करती है। राजू के साइकोलॉजिकल टेस्ट में पुलिस अधिकारियों को भी यकीन हो गया कि राजू का इस घटना से या इसके गायब होने से या तथाकथित रूप से इसके मर्डर से कोई भी इसका वास्ता नहीं, इसे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए सारा ध्यान कमल पर केंद्रित किया गया। पुलिस के पास जब ये तमाम साक्ष्य इकट्ठा हुए, टेस्ट के माध्यम से जो चीजें आई थी, पुलिस ने कमल को गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू किया और इसी बीच कमल भाग गया। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया और लगभग 2 साल बाद 27 सितंबर 2019 को
कमल अलवर से पकड़ा गया। पुलिस को टिप ऑफ मिला, सर्विलांस से नंबर मिले और कमल गिरफ्तार कर लिया गया। तब कमल ने सारी बात बताई कि दरअसल हुआ क्या था। कमल ने यह बताया कि एक टैक्सी लेकर मैं और मेरा ड्राइवर गणेश शकुंतला को उसके घर से, उसके मायके से लेकर उसके ससुराल पहुंचे। ससुराल वालों को गणेश और कमल के बारे में बताया गया कि ये दूर के रिश्ते के भाई हैं शकुंतला के, इसको यहां पहुंचाने के लिए आए हैं। पहुंचा के वहां से चले गए और फिर ये तीसरे दिन वहां पर फिर वापस लौट कर आए कि शकुंतला की एक बहन पास के गांव में रहती है, वहां एक फंक्शन है, रवि और शकुंतला दोनों को वहां जाना है। ऐसा शकुंतला ने बताया कि हमने गाड़ी बुलवाई है और बहन के यहाँ जाना है, इसलिए हम लोग एक अच्छी सी गाड़ी पर जाएंगे। रवि को तैयार कर लिया, रवि और शकुंतला उसमें बैठ के और वहाँ बहन के यहाँ के जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये काम इतना जल्दी में और इतना हिसाब से किया गया कि जय भगवान उस दिन घर पर नहीं थे। रवि के पिता, घर पे कोई नहीं था, केवल रवि और उसकी पत्नी शकुंतला थी। जल्दी जल्दी ये लोग गाड़ी पर बैठे और वहां से ये लोग इनको ले गए अलवर के भिवाड़ी उपखंड में एक बस अड्डे के पास। जैसे ही ये गांव से बाहर निकले वैसे ही शकुंतला को उतार दिया गया और गणेश जो ड्राइवर था और रवि, गणेश और कमल दोनों ने मिलकर गला दबाकर रवि की हत्या कर दी और वहां से इसे भिवाड़ी ले गए। भिवाड़ी बस अड्डे के पास एक खाली जमीन पर 4 फीट गड्ढा खोदकर उसी में रवि की लाश को दफन कर दिया। 2012 में, यानी घटना के करीब 8-10 महीने बाद, जब क्राइम ब्रांच के लिए आदेश हाईकोर्ट ने किया और क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ शुरू की, तो कमल को लगा कि ऐसा न हो पुलिस खोजी कुत्तों का प्रयोग करे और वो वहां तक पहुंच जाए जहां उसे गाड़ा गया है। एक दिन गणेश और कमल दोनों ही वहां पर गए और उस जगह को आइडेंटिफाई करके उसे फावड़े से रात में खोद डाला। 8-9 महीने की पड़ी हुई लाश के जो भी हिस्से उन्हें मिले, हाथ पैर के सड़े गले होंगे, कंकाल होगा, उसको वो खोद कर अपनी गाड़ी की डिग्गी में कपड़े में बांध कर ले आए। घर आकर अलग अलग पॉलीथीन में अलग अलग हिस्से उसके रख के करीब 75 किलोमीटर के स्ट्रेच में किशनगढ़ रेवाड़ी मार्ग पर इधर उधर उसको फेंक दिया। यानी टप्पूकड़ा के बस स्टैंड से उसे खोदकर घटना के यानी हत्या के करीब 10 महीने बाद पॉलीथीन में बंद करके सड़क के किनारे 75 किलोमीटर में अलग अलग लाशें उसकी फेंक दी। पुलिस, दिल्ली पुलिस उनको घटना के 8 साल बाद जब कमल पकड़ा गया और उसने सारी कहानी बताई तो फिर टप्पूकड़ा के बस स्टैंड पर ले गई। ये स्वयं ये बताने की स्थिति में नहीं थे 8 सालों बाद कि एग्जैक्टली कहाँ से हमने उसको खोद के निकाला था। पुलिस ने जेसीबी से उस पूरे इलाके को जहाँ शंका थी उसे खुदवाया और बचे हुए कंकाल और अवशेष बरामद किए ताकि उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जा सके। पुलिस ने
इस 75 किलोमीटर में जो 3 थाने पड़ते हैं उनसे भी संपर्क किया कि क्या बताई गई तिथियों के आसपास वहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन्स पॉलीथीन में बंद किए हुए मिले हैं, फेंके हुए मिले थे। एक थाने ने इस प्रकार की पॉलीथीन में हड्डियाँ भरी हुई ह्यूमन बोन्स वो रिकवर की थी, जो उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास थी। पुलिस ने 8 साल बाद जय भगवान के बेटे रवि कुमार के गायब होने की घटना को सुलझाया और इस ब्लाइंड मर्डर की कड़ी से कड़ी जोड़कर पत्नी शकुंतला, ड्राइवर समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था, 70,000 रुपये इस काम के उसे मिले थे। पैसा लेके वो फौरन बिहार चला गया। दिल्ली पुलिस ने समस्तीपुर से गणेश को भी गिरफ्तार किया और कमल को मैंने आपको बताया था कि अलवर में गिरफ्तार कर लिया गया था। तीनों को रवि की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। डीएनए टेस्ट, बचे हुए अवशेष जो वहाँ बस अड्डे के पास टप्पूकड़ा के पास मिले थे, उनसे उसकी रवि के होने की पुष्टि हो गई। माँ से और पिता से जो डीएनए सैंपलिंग करके डीएनए प्रोफाइलिंग कराई गई, उससे ये पुष्टि हुई कि ये अवशेष या ये डेड बॉडी या उसके जो हड्डियाँ थीं वो रवि कुमार की हैं। 8 साल बाद पुलिस का प्रयास कह लें या हाई कोर्ट का डंडा कह लें या जय भगवान का परसू करना कह लें, तब जाकर कहीं मृतक रवि को न्याय मिल पाया। उसकी अपनी ही पत्नी और पत्नी के आशिक ने मिलकर ऐसी साजिश रची कि अगर जय भगवान ने इसका पीछा नहीं किया होता, हाई कोर्ट से इस तरह के डायरेक्शन न दिलवाए होते, हाई कोर्ट में हर तिथि में जाके परसू न किया होता कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब इस केस का कभी पता नहीं लगता। आज की घटना, आज की घटना में रवि की शादी हुई, बहू घर आई, 1 हफ्ते बाद चली गई, फिर साल 1.5 साल, क्योंकि कमल ने शकुंतला से 2009 से ही डेटिंग शुरू की थी। 2009 से लेकर 11 तक, जब घर वालों को पता लगा तब 11 में पुलिस घर वालों ने शकुंतला की शादी की थी। ऐसा नहीं कि रवि के घर वालों को ये बात पता नहीं थी। अगर घर वालों को ये बात पता न होती तो जय भगवान कभी भी बहिश्तभा इन दोनों के नाम न लिखाते कि साहब मुझे इसके भाई और इसके प्रेमी पर शक है, पत्नी पर शक है। बार बार इस बात को दोहराते रहे, लेकिन झूठ इतनी बार उन लोगों ने बोला कि पॉलीग्राफी टेस्ट भी क्रॉस कर गए। साइकोलॉजिस्ट की टीम से जब लंबी बातचीत हुई, कई दिन बातचीत हुई, तब जाकर ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया उस टीम ने कि इसमें उसकी पत्नी का ही हाथ दिखता है। तो इसलिए ऐसे संबंध जिसमें आपको किसी भी तरह की रिश्तों में खराबी की जरा सी भी भनक लगती है, तो कृपा करके हाथ जोड़ लें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि पुराने संबंध जब तक लड़के और लड़की में अच्छी समझ न हो, शादी होने के पहले या शादी होने के बाद, तो चाहे लड़के के हों चाहे लड़की के हों, पुराने संबंध बहुत गहरा घाव करते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। इसमें लड़के लड़की के बीच जिनका नया रिश्ता है, समझदारी की ज़रूरत है। और
ऐसे लोगों से, चाहे लड़का हो उससे जिससे संबंध हो उससे दूरी बना ले, लड़की हो तो किसी लड़के से जिससे संबंध रहा हो उससे दूरी बना ले, तभी जिंदगी की ये गाड़ी चल पाएगी। वैवाहिक जीवन तभी सफल हो पाएगा, वरना वही होगा जो आज की घटना में हुआ। और बाप अगर इतना परसू करने वाला न होता तो इसका क्या होता ये कहना कठिन है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।